हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के इस क्लासेस में आपका स्वागत है। एसएमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री के फुल ऑब्जेक्टिव देखेंगे और इसको पढ़ लेने के बाद केमिस्ट्री का एक भी ऑब्जेक्टिव जो होगा आपसे छूटेगा नहीं। जितना भी बोर्ड मार्क्स 2024 में आने वाले हैं आपके फरवरी में, है ना, एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं केमिस्ट्री से। जो भी 25-27 ऑब्जेक्टिव जो केमिस्ट्री से आती है एग्जाम में, वो हरगिज नहीं छूटेगा। बस मात्र 100 आज आज इस वीडियो में होगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में 100 करा दिया जाएगा आपको, है ना। 100 ऑब्जेक्टिव होगा आपका। इससे पहले हम लोग एक मोटिवेट स्पीच सुनेंगे। चलिए सुनिए। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है, उसका बड़प्पन होता है। वरना जिसको सहना आता है उसे कहना भी आता है। समझे इस बात को। चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का, अभी रासायनिक अभिक्रिया से, केमिकल रिएक्शन से है। देखिए 1 नंबर में क्वेश्चन आपका कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहलाते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और दूसरा भाषा में उसे क्या कहते हैं? अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकर्मक कहते हैं। चलिए इधर देखिए आप लोग, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। चलिए आगे है, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया को क्या चीज से दर्शाया जाता है? तो रासायनिक समीकरण के द्वारा। रासायनिक अभिक्रिया को क्या चीज से दर्शाया जाता है? रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह संकेत करता है, तो दिशा को यानी कि डायरेक्शन को किस भरे, मतलब अभिक्रिया हो रहा है और किस भरे नहीं हो रहा है, यही चीज को संकेत करता है कौन? रासायनिक समीकरण। तीर यानी कि तीर जो रासायनिक अभिक्रिया में जो तीर लगा रहता है वो क्या चीज का दिशा करता है? दिशा के। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान होता है, यानी कि तीर चिन्ह के बाईं ओर भी और तीर चिन्ह के दाईं ओर भी अगर दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण कहते हैं, बैलेंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नई पदार्थ का निर्माण करते हैं कहलाते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयोजन या संश्लेषण। संश्लेषण अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया को कहते हैं। चलिए यानी कि दो दो पदार्थ एक बन जाता है, दो पदार्थ मिलता है और एक बनता है, जैसे कि पानी और चावल जैसे मिलता है तो भात तैयार होता है, तो क्या हो गया? समझिएगा, संयोजन अभिक्रिया हुआ। जब दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बन जाता है तो संयोजन अभिक्रिया होता है। और जब एक पदार्थ दो बन जाता है यानी कि एक पदार्थ टूट के दो हो जाता है तो वियोजन अभिक्रिया, उसको दूसरों क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आइएगा यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा यौगिक दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में टूट जाता है कहलाता है वियोजन अभिक्रिया, या उसको दूसरा भाषा में क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, ये पूरा मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव है केमिस्ट्री का, ये पूरा अगर ऑब्जेक्टिव आप लोग कर लेते हैं सभी ऑब्जेक्टिव, तो एग्जाम में आपको एक भी प्रश्न केमिस्ट्री से नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। चलिए 1 नंबर प्रश्न, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है कहलाता है, जिस अभिक्रिया में संयोजन मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा? उपचयन, या उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। उपचयन होगा यानी कि ऑक्सीकरण उसी को कहते हैं। चलिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के संयोग से होने वाला अभिक्रिया कहे जाते हैं। हाइड्रोजन के संयोग होगा तो अपचयन हो जाएगा। क्या होगा? अपचयन या अवकरण अभिक्रिया। 10 नंबर क्वेश्चन, आयनों का आदान प्रदान से होने वाली अभिक्रिया है, आयनों के आदान प्रदान से होने वाली अभिक्रिया क्या है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया, है ना। जब आयनों का अदला बदली होगा, आदान प्रदान होगा, तो क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे अधिक क्रियाशील तत्वों तत्वों के कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है कहलाता है एकल विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसको यौगिक से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, यानी कि हटा देता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया या सीधा विस्थापन अभिक्रिया भी इसको कह सकते हैं। चलिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण जल बनाता है कहलाते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे अम्ल और क्षार मिलेगा तो क्या बनेगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट 13 नंबर आपका क्वेश्चन है, भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है? तो उपचयन या ऑक्सीकरण। उपचयन या ऑक्सीकरण। श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? श्वसन सांस लेना, है ना। तो उष्माक्षेपी या उष्मा उत्सर्जित होता है तो उसको उष्माक्षेपी कहते हैं, और उष्मा मतलब खींचता है, सोचता है तो क्या होता है? उष्मा शोषी होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में आ गए, दिख रहा है आप लोगों को साफ साफ अच्छा से? चलिए आ जाते हैं हम लोग, कितने नंबर क्वेश्चन? 15 नंबर, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कौन सी अभिक्रिया है? साग सब्जी क्या होगा? कंपोस्ट यानी कि खाद्य पदार्थ बनेगा, खाद उद बनेगा और उसमें से क्या निकलेगा? उष्मा बाहर निकलेगा, इसीलिए उष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, यानी कि आग उत्पन्न नहीं करता है? कौन सा ऐसा पदार्थ जो जलता है तो आग उत्पन्न नहीं करता है? तो कोयला आग नहीं, सिर्फ क्या होता है? वही
नीला टाइप का होता है लेकिन आग उत्पन्न नहीं करता। चलिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसका धुएं का रंग कैसा होता है? तो भूरा होता है। क्या होता है? भूरा होता है। और नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है? 7 होता है। या नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच कितने बंद होते हैं? ट्रिपल बंद होते हैं, त्रिक बंद होते हैं। ठीक, अगला 18, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का, जो हम लोग खाते हैं, जो चीनी यूज करते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो C12H22O11। क्या है? C12H22O11। नहीं याद है तो क्या सीधा लगेगा? को 1200 क्या है? 12,200 200 ऐसे करके 2000, या हाँ 2211 भी बोल सकते हैं। ट्री के लिए होता है, आप डायरेक्टली वीडियो अलग आप लोग कमेंट कीजिएगा तो बन जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर, सॉरी। चलिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? सल्फ्यूरिक, इसको क्या कहते हैं? बैटरी अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटरी अम्ल भी कहते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र H2SO4, यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट इसको बोलेंगे। चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O11, यानी कि इसको फार्मूला के तहत, ट्री के तहत बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? को, यानी कि CHO को 6126, सीधा बोलेंगे को, यानी कि ग्लूकोज खो 6126। चलिए, फॉर्मिक अम्ल का सूत्र है, फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, आप लोग जानते रहिएगा। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र देखिए, HCOOH। क्या है? HCOOH, याद रखिएगा, बड़ी मोस्ट VVI प्रश्न है, इसी में से लड़ेगा केमिस्ट्री में। चलिए, आगे आ जाते हैं। अगला पॉइंट, अगला नंबर 22 नंबर है आपका, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? एसिटिक अम्ल जो सिरका में पाया जाता है ना, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलिए, CH3COOH, क्या होता है एसिटिक अम्ल के सूत्र? CH3COOH होता है। चलिए, 23 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो क्या होता है, हमारे अमाशय में भी पाया जाता है, यानी कि पेट में पाया जाता है, HCl अम्ल। क्या होता है? HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल 24 नंबर है आपका, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3 होता है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। देखिए, ये सभी सूत्र मोस्ट भी है, इसमें से एक या दो तीन सूत्र लड़बे करेगा एग्जाम में, आपको रहेगा, इसीलिए जितना करवा रहा है उतना एकदम कंफर्म करके रखिएगा आप लोग। एग्जाम में यहीं से आएगा, अब इसके बाद कोई ऑब्जेक्टिव पढ़ना ही नहीं है। सॉरी, ऑब्जेक्टिव क्या है और पढ़ना नहीं है, बस इतना को मात्र क्लियर करके रखना है। चलिए, अगला है 25 नंबर आपको, Fe+CuSO4 अभिक्रिया के चिन्ह Fe+SO4 अभिक्रिया है, यानी कि देखिए, Fe है जो कम अभिक्रिया है, ज्यादा अभिक्रियाशील है, और कॉपर क्या है? कॉपर जो है कम अभिक्रियाशील है, यानी कि जिसका परमाणु संख्या कम रहता है वो क्या होता है? अधिक अभिक्रियाशील रहता है, और जो परमाणु संख्या जिसका रहता है ज्यादा रहता है वो कम अभिक्रियाशील रहता है। कहने का अर्थ है, आप अगर बड़े आदमी आता है तो आपके छोटे आदमी क्या होता है? कम अभिक्रियाशील वाला हट जाता है। मान के चलो कोई भी कुटुंब चाहे जो भी कुछ आएगा, तो बड़ा आदमी को देखता है, बड़ बुजुर्ग आदमी को देखता है, तो क्या होता है? उस पर से हट के आगे बढ़ जाता है। इसीलिए क्या Fe एक बड़ा आदमी है और कॉपर कम है, जिसके कारण Fe हट जा रहा है, और कॉपर हट जा रहा है, सॉरी कॉपर हट जा रहा है और Fe विस्थापित हो जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए विस्थापित न हो रहा है, तो विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया। अगला नेक्स्ट प्रश्न। चलिए, इस वीडियो में आप लोग थोड़ा सा भोजपुरी भाषा और ठेठी भाषा प्रयोग करते हैं, इसलिए आप लोग हंसीएगा नहीं, चलेगा आपके साथ पूरा केमिस्ट्री का पूरा ऑब्जेक्टिव। चलिए, खांसी भी हो रहा है, ठंड बहुत ना है। चलिए, 26 नंबर आपका प्रश्न है, समीकरण H2H2 प्लस O2 अभिक्रिया के चिन्ह 2H2O है एक, क्या है ये? तो क्या है, देखिए, दो को मिलकर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना? जल बना दिया, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया? जल बना दिया। अभी ऊपर कुछ देर पहले बोले हैं कि जब दो अभिक्रिया आपस, मतलब दो अभिकारक आपस में मिल जाता है, वो उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहता है या संश्लेषण अभिक्रिया कहता है। ठीक है, चलिए, 27 नंबर, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमाशय जो जे आकार के रहता है ना, जो जे आकार के रहता है, पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में अमाशय का आकार कैसा होता है? तो जे आकार का होता है। उसमें कौन अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कितने लीटर शराब होता है? 2 या 3 लीटर शराब होता है प्रतिदिन। चलिए, 28 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान है ना, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग कहलाता है, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा? उपचयन या ऑक्सीकरण ही कहलाएगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, वो अपचयन या अपकरण अभिक्रिया कहता है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन मतलब क्या हो रहा है? गायब हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? अपचयन या अवकरण हो जाएगा। चलिए, 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, इस पेज का नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, Na2SO4 लिक्विड प्लस BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया के चिन्ह BaSO4 प्लस 2NaCl किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो क्या है, देखिए, यहाँ पे दो विस्थापित हो रहा है, दो विस्थापित हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया। जो ये लगा है लिक्विड के लिए, एस लगा है सॉलिड के लिए, इस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? आप गड़बड़ कर सकते हैं, इसीलिए इस पर ध्यान आप लोग नहीं दीजिएगा। नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग। बस इतना ही को पढ़ना है आपको, मम्मी पापा के साथ आप लोग का नाइंसाफी मत कीजिए, अच्छा से पढ़िए। बस मात्र आज से 30 दिन बच गया है, 35 दिन बच गया है, आप लोग अच्छा से पढ़ के रिजल्ट दे दीजिए, ताकि नाम ले जाए मम्मी पापा आपका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग 31 नंबर से, Zn प्लस CuSO4 अभिक्रिया के चिन्ह ZnSO4 प्लस कॉपर, क्या है? यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? देखिए, क्या हो रहा है, फिर वही बात है कि ज्यादा अभिक्रियाशील वाला पदार्थ कम अभिक्रियाशील को हटा दे रहा है, यानी कि विस्थापित कर रहा है। तो विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया। CuO प्लस H2 अभिक्रिया के चिन्ह
Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण और अवकरण यानी कि उपचयन और अपचयन दोनों मिलकर अभिक्रिया हो रहा है, तो क्या हो जाता है? वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। कितनी कौन-कौन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? यानी कि उपचयन अपचयन के संयोग को ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है? समीकरण CO3 अभिक्रिया के चिन्ह CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। जब एक पदार्थ दो में टूट जाता है, दो पदार्थ में टूट जाता है, तो उसे हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आपका, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्राकृतिक में जो ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही क्या होता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। अगर पेड़ पौधा ना हो तो समझ जाइए ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाएगी। 35 नंबर आपका, अभिक्रिया CaO प्लस H2O अभिक्रिया के चिन्ह CaO OH की होल ट्वाइस किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संयोजन या उष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए संयोजन, या क्योंकि दो मिलकर एक बन रहा है तो इसको तो हम संयोजन बोल सकते हैं, और साथ साथ क्या हो जाएगा, यानी कि उष्मा का बाहर निकलेगा तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी हो जाएगा। इसको दोनों अभिक्रिया के नाम से बुला सकते हैं। ऐसे ऑप्शन में भी दोनों देगा, नहीं तो नहीं देगा। चलिए 36 नंबर है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होगा। देखिएगा ध्यान से देखिए, अच्छा से देखिए, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट वाली क्वेश्चन आ गया। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या क्या का अनुपात कितना होता है? तो 2:1 होता है। कैसे? तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। H2O होता है। तो देखिए नीचे क्या है, परमाणु, उसका क्या हो जाएगा? 2 हुआ। जल के परमाणु, हाइड्रोजन के परमाणु 2 है, ऑक्सीजन के कुछ नहीं तो 1 है, तो 2:1 हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 37 नंबर, सिल्वर क्लोराइड सिल्वर आयोडाइड है ना, AgI। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। चलिए याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो श्वेत या उजला। श्वेत को ही ना उजला कहते हैं, तो कोई इंग्लिश में व्हाइट कहते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, अम्ल स्वाद में होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसा होता है भाई? खट्टा होता है ना। अम्ल स्वाद में खट्टा होते हैं। चलिए अम्ल कौन कौन सी होते हैं समझ जाइए। HCl अम्ल है, H2SO4 अम्ल है, HNO3 अम्ल है, HCOOH अम्ल है, CH3OOH अम्ल है। ठीक है, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, इसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, और इसको कहते हैं क्या कहते हैं, सॉरी, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल इसको कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? मेथनोइक अम्ल कहते हैं। ठीक है, इसको मेथनोइक अम्ल कहते हैं, और इसको कौन अम्ल कहते हैं? फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। देख लीजिएगा, आप पीछे बता दिए इसका नाम, देख लीजिएगा, कंफ्यूज हो रहा है तो। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, अम्ल नीले लिटमस पत्र को कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अम्ल जो होता है नीले को लाल बना देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, याद रखिएगा। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, और उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। सबसे ज्यादा अम्लीय क्या होता है? 0.1, और सबसे ज्यादा क्षारीय क्या होता है? 14। चलिए अगला क्वेश्चन, अम्ल धातु से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो कौन सी गैस का निर्माण करेगा? हाइड्रोजन गैस। कौन सी? हाइड्रोजन गैस। 43 नंबर क्वेश्चन है आपका, जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। जल में घुलेगा हाइड्रोजन तब कैसन आयन देगा? तो अम्ल देगा। यानी कि जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देगा तो अम्ल, जल में ना घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है तो अम्ल हो जाएगा। उलीट के क्वेश्चन पूछा गया है, आप ध्यान रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है आपका, नींबू तथा संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू तथा संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू तथा संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक या साइट्रिक भी बोल सकते हैं। देखो देखिए, इस पे स्पेशल आप लोग कहिएगा तो एक वीडियो बन जाएगा पूरा पीएच मान पर। पीएच मान कितना होता है या किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये पर बन जाएगा। इसका ट्रिक जब तक देख लीजिए फटाक से शॉर्ट, नहीं तो आगे करने में प्रश्न लेट हो जाएगी। चलिए नींबू के काटिएगा ना तो उसमें साइकिल जैसा निशान बना रहता है, एना एना करके, एना एना करके बना रहता है। ठीक है, यानी कि साइकिल के चक्का का टाइप बन के रहता है। तो साइकिल के चक्का ना है, नींबू में कैसा रहता है? साइकिल का चक्का का जैसा रहता है। तो क्या हो जाएगा? साइकिल याद आ जाएगा। नींबू में कैसा रहता है काटने पर? साइकिल के चक्का जैसा। ठीक है, गोला गोला काटिएगा, लंबा लंबा काटिएगा तो साइकिल के चक्का जैसा नहीं आपको दिखेगा। गोला गोला काटिएगा, यानी कि नींबू लेकर गोला काटिएगा, लंबा काटिएगा, साइकिल के चक्का तक नहीं दिखेगा। इसलिए गोला गोला गोल गोल काटिएगा क्योंकि साइकिल दिखेगा, तो साइकिल को साइट्रिक, और नींबू है तो नींबू में पाया जाएगा भाई, है ना। तो नींबू में कैसा रहता है? साइकिल लिखा था, साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल याद हो गया ना। नींबू संतरा को काटिएगा तो ऐसे ही नजर आएगा, इसलिए साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। ये सब तो बहुत इजी प्रश्न है, ये सब तो करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, 46 देख लिए हैं, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आप लोग को दिख रहा होगा अच्छा से, पूरा पूरा दिखना चाहिए आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर, टमाटर में पाया जाता है क्या? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल या उसे मेथनोइक अम्ल कहते हैं। फॉर्मिक, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर आपका, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है ना। इसका मतलब फुल फॉर्म भी आपको वीडियो में बताया गया होगा, कभी देख लीजिएगा, चाहे अभी भी जान लीजिए। इंटरनेशनल प्योर, इंटरनेशनल यूनि प्योर अप्लाई केमिस्ट्री। ठीक है,
इंटरनेशनल यूनियन अप्लाई प्योर अप्लाई केमिस्ट्री। ठीक, चलिए देख लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो क्या फॉर्मिक अम्ल में, फॉर्मिक अम्ल का जो यूपिक नेम होता है क्या होता है, मेथनोइक अम्ल होता है, जिसको HCOOH कहते हैं। क्या कहते हैं, सूत्र है मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या, जो अभी नेक्स्ट थोड़ा देर पहले बताए हम, ठीक है ना। HCOOH होता है फॉर्मिक अम्ल का सूत्र। एसिटिक अम्ल का यूपिक नेम क्या होता है, एसिटिक अम्ल का यूपिक नेम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल। क्या, एथेनोइक अम्ल होता है एसिटिक अम्ल का, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का भी उधर सूत्र होता है, देखिए CH3COOH। क्षार स्वाद में होते हैं, क्षार स्वाद में क्या होते हैं, कड़वा होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वा होते हैं। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं क्षार। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाएगा, क्षार कहलाते हैं। चलिए 53 नंबर, जो जल में घुलकर OH माइनस यानी कि OH आयन हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रदान करते हैं कहलाते हैं तो क्षारक कहलाते हैं। चलिए 54 नंबर, लाल लिटमस पत्र को नीला बना देता है क्षार। लाल लिटमस पत्र को नीला बना देता है, कौन बना देता है, क्षार बना देता है। 55 नंबर क्वेश्चन, क्षार का पीएच मान होता है, क्षार का पीएच मान अभी कुछ देर पहले बताया, 7 से अधिक होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन आपका, अपचयन अपच का उपचार किसे से किया जाता है, जो पेट में हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाते हैं उसके बाद क्या हो जाता है, कोई गड़बड़ी हो जाता है तो गैस जिसको कहते हैं, तो किससे दूर किया जाएगा अपच को, तो एंटासिड से। क्या, एंटासिड या इनो वगैरह ये सब लेके क्या कर सकते हैं हम लोग, दूर कर सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका 57 नंबर, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है ना, तो 10.5 होता है। मोस्ट बीआई क्वेश्चन है, देखते रहिएगा आप लोग। 58 नंबर, हमारे शरीर की मांसपेशियां में किस अम्ल के जम जाने से थकान महसूस होती है, हमारे शरीर की मांसपेशियां में किस अम्ल को जम जाने से शरीर में थकान महसूस होती है, जैसे खिलाड़ी जैसे खेलता होता है तो उसके शरीर में थकान महसूस होता है, क्रैम्प महसूस होता है, तो ये लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण, जो इसमें पाया जाता है खट्टा दूध दही। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, आम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है, आम्ल वर्षा, तो आम्ल वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम होता है, यानी कि 5.6 से कम होता है, एक अंग्रेजी और एक हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 60 नंबर, अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है, जो अम्लीय वर्षा होता है कैसे हो जाता है, किसके कारण, इसका कारण कौन है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। किसके कारण होता है अम्लीय वर्षा, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। मस्ट भी है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 61 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, उदासीन होता है 7 या कहीं 7.0 भी देता है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन, चूना जल है ना, चूना जल का पीएच मान कितना होता है, कैल्शियम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना होता है, तो 11.0 या 11 होता है। ठीक है 61 नंबर तक हम लोग 62 नंबर कर गए हैं। उसके बाद कुछ प्रश्न और कर लेते हैं, 100 पूरा देते हैं हम लोग। आप लोग को इतना प्रश्न याद करना है, पूरा गौर से याद कीजिएगा अच्छा से, ताकि एग्जाम में ही आने वाला है, सभी प्रश्न यहीं से आएगा। केमिस्ट्री में जो भी प्रश्न पूछेगा यहाँ से टक्कर खा देगा, इसीलिए अब आप टाइम को बर्बाद मत कीजिए और यहाँ से देखिए और जो भी पूछेगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, पहले प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा बातचीत करेंगे हम लोग पढ़ने के प्रति। 63 नंबर है आपका, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होता है, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन, अगर सोडियम सल्फेट का आपको फॉर्मूला कर देगा बनने के लिए तो Na2SO4 बोल दीजिएगा। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है वो उदासीन होता है। चलिए उदासीन विलयन का पीएच मान बताया 7 होता है। चलिए बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका दूसरा अवयव क्या हो जाएगा, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका दूसरा अवयव क्या होगा, तो टार्ट्रिक अम्ल है दूसरा अवयव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर, बैटरी अम्ल या संक्षारक या गंधक अम्ल, देखिए 3 गो इसमें आ गया आपको, 3 गो एक ही ऑब्जेक्टिव में है। और बैटरी अम्ल या संक्षारक या गंधक अम्ल क्या है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। चलिए 67 नंबर, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जल और लवण। अम्ल और क्षार से उदासीनीकरण अभिक्रिया करता है, जिसमें क्या क्या निर्माण होता है, लवण और जल का निर्माण होता है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन, भुजा हुआ चूना है, CaOH के होल ट्वाइस, CaOH के होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए 59 नंबर आपको NaCl है, NaCl क्या है, लवण है, NaCl का आप पूछ लेगा पीएच मान भी तो 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा 7। 70 नंबर क्वेश्चन, H2SO4 है, H2SO4 क्या है, तो एक अम्ल है ना, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिसको बैटरी अम्ल कहते हैं, गंधक अम्ल कहते हैं, संक्षारक अम्ल भी कहते हैं ना। चलिए 71 नंबर, प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक सूचक क्या है, हल्दी, प्राकृतिक सूचक हल्दी है। गंधीय सूचक क्या है, गंधीय सूचक लौंग, गंध मतलब जो गंध निकलता है, गंधीय सूचक कौन हो जाएगा, लौंग हो जाएगा। 72 नंबर, गंधीय सूचक लौंग है। 73 नंबर क्वेश्चन आपका, संश्लेषित सूचक है, संश्लेषित सूचक यानी कि संश्लेषित मतलब बनाया गया, तो मिथाइल ऑरेंज क्या हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज संश्लेषित सूचक है। चलिए 74 नंबर, धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड सॉरी अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड होते हैं तो अम्लीय होता है, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होगा, जिसका पीएच मान कह देगा, अधातु ऑक्साइड होते हैं तो अम्लीय होते हैं और उसका पीएच मान कह देगा तो 7 से कम हो जाएगा। चलिए 75 नंबर, धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के मेटल के धातु के ऑक्साइड होते हैं तो क्षारीय होते हैं, इसका पीएच मान बोलेगा 7 से अधिक बोल दीजिए। क्या है 76 नंबर, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच जब अभिक्रिया कराया जाएगा तो उसमें से गैस जो उत्पन्न होगा वो हाइड्रोजन गैस होगा। 77 नंबर क्वेश्चन आपका,
77 नंबर क्वेश्चन, किसी विलयन का यानी कि किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH के होल ट्वाइस। चलिए 78 नंबर आपका क्वेश्चन है, जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब उसका विलयन का रंग कैसा होता है? यानी कि जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और न क्षारीय, तब इस विलयन का रंग कैसा होता है? तो बैंगनी हो जाता है। कैसा हो जाता है? बैंगनी हो जाता है। नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे, इतना तक हम लोग देख लिए हैं। चलिए 78 क्वेश्चन हो गया आपका, 78वां क्वेश्चन डील हो गया। अगले क्वेश्चन देखिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 79 नंबर क्वेश्चन होगा, गौर से देखते रहिएगा, याद सभी प्रश्न होगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न है 79 नंबर आपका, 79 नंबर प्रश्न है, NaOH, KOH है, मतलब ये दो को सूत्र दिया गया है और पूछा जा रहा है ये क्या है ना? तो क्षार है। पहला बात N है तो क्या है? क्षार है। के पोटेशियम ही क्षार है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या क्षार है? और ये कौन क्षार है? दोनों कौन क्षार है? प्रबल क्षार है। तो याद रखिएगा, आपको पूछ देगा एक प्रबल क्षार का उदाहरण दीजिए या एक दुर्बल क्षार का उदाहरण दीजिए, ऐसे पूछता है। तो ये दोनों प्रबल जो क्षार है मजबूत वाला, ये दोनों को याद करके रखिएगा, काम आएगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। 80 नंबर क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस बनाता है? तो कौन सा बनाएगा? सोडियम सोडियम जिंकाइट यानी कि सोडियम जिंकाइट, इसका सूत्र Na2ZNO2 प्लस हाइड्रोजन, और गैस के जाने का निशान ऊपर पर होता है। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं सोडियम जिंकाइट। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका 82 नंबर क्वेश्चन, लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जिसे निकाला जाता है किस पौधे से? लाइकेन के पौधा से। लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जिसे निकाला जाता है, वह कौन पौधा से निकाला जाता है? लाइकेन के पौधा से। ठीक, बहुत मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है अगला 83 नंबर, अमोनिया NH3 अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। 84 नंबर, सांद्र लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? यानी कि लौंग किस प्रकार का सूचक है? गंधीय सूचक, अभी पीछे बताया हम लोग। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन है, कोई घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच मान क्या होता है? तो 7 से कम होता है ना। कोई घोल नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा, नीला से लाल होगा तो आपको क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। और आपको लाल से नीला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपको क्षार हो जाएगा, जिसका पीएच मान अधिक होता है 7 से। टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट मतलब जो ब्रश करते हैं वो कैसा होता है? क्षारीय होता है, तब तो दांत साफ होता है ना। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर कितने पीएच परास के बीच कार्य करता है? जो मेरा शरीर है कितने पीएच परास के बीच कार्य करता है? पीएच का आप पीएच मतलब नहीं जानते हैं? पोटेंशियल हाइड्रोजन है ना, या पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल हाइड्रोजन। चलिए तो 7.0 से 7.8 तक। ठीक, 88 नंबर क्वेश्चन है, बॉन्ड OH क्रियाशील मूलक है। बॉन्ड OH किसका क्रियाशील मूलक है? तो अल्कोहल का, या इसका दूसरा नाम है एथेनॉल, और इसका सामान्य सूत्र होता है C2H5OH होता है। अगला नंबर, बड़ी मोस्ट बीबीआई है, यहाँ से तो क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 89 नंबर क्वेश्चन, 89 नंबर क्वेश्चन है आपका, डबल बॉन्ड O क्रियाशील मूलक है किसका है? तो ईथर का। किसका है? ईथर का क्रियाशील मूलक है। 90 नंबर क्वेश्चन, बॉन्ड CO क्रियाशील मूलक है। बॉन्ड CO क्रियाशील मूलक है तो कीटोन इसको ही कहते हैं, कीटोन समूह या कार्बोनिल या कीटोन समूह, इसी को कहते हैं हम लोग। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन है आपका, बॉन्ड बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक है। बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक है तो एल्डिहाइड का। किसका क्रियाशील मूलक है? एल्डिहाइड का। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन, बॉन्ड COOH क्रियाशील मूलक है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का। किसका है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। 93 नंबर क्वेश्चन आपका, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो यहाँ से 3 आपको सूत्र है जो एगो पूछ देगा आपसे। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, इसका 3 सूत्र होता है, जो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। तो देखिएगा ये 2 बाकी सब समान रहेगा, ये 2 को हम क्या कहेंगे? पहला बोल देंगे, ये प्लस है ना तो जोड़ के बोलेंगे। क्या करेंगे? जोड़ के, एगो में घटा के एगो में हटा के, है ना। क्या है? जोड़ के मतलब जोड़ के, घटा के और हटा के, जोड़ के घटा के हटा के। ठीक, ये ट्रिक हो जाएगा, जोड़ के घटा के हटा के। तो क्या हो जाएगा? एल्केन के बोलेगा तो CnH2n+2, और एल्कीन के बोलेगा तो क्या हो जाएगा? CnH2n, और एल्काइन के बोलेगा तो क्या हो जाएगा? CnH2n-2 हो जाएगा। तो जोड़ के घटा के हटा के। अगला पेज में देखते हैं हम लोग, 93 यहाँ तक हो गया आपका, बस लास्ट ही पेज है आज का, इस वीडियो का लास्ट पेज है। आप देखिए, बस 10 प्रश्न और हैं, 10 से 7-8 प्रश्न और हैं, कर लीजिए आप लोग, देखते रहिए आप लोग। चलिए 94 प्रश्न, सोइए मत, सोने से कोई अपना सपना पूरा नहीं करता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। चलिए आपको 94 नंबर क्वेश्चन, एल्केन का सामान्य सूत्र है, तभी बताया कुछ देर पहले इधर, क्या CnH2n होगा। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n-2, यानी कि एल्केन कहेगा तो जोड़ के 2 को प्लस कर देंगे, अगर एल्केन कहेगा तो 2 को सफाई हटाइए देंगे, और एल्काइन कहेगा तो -2 लिख देंगे। ठीक, समझ में आ गया। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन, बेंजीन का अन्य सूत्र होता है। बेंजीन का अन्य सूत्र C6H6, इसको एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है, इसे एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन आपका, एथिल अल्कोहल का आयुर्वेदिक नेम होता है एथेनॉल। एथिल अल्कोहल का आयुर्वेदिक नेम क्या होता है? एथेनॉल होता है। क्या होता है? एथेनॉल।
CnH2n में किसका सामान्य सूत्र है? CnH2n किसका सामान्य सूत्र है? तो एल्कीन क्या है आपको पता होगा, कुछ देर पीछे पढ़ा है। एल्कीन के उलट पलट के पूछेगा, आपको घुमाएगा। जब आप घूम जाइएगा तो फिर गए, नहीं घूमिएगा तो नहीं जाइएगा, आप नंबर लेके आइएगा। 99 नंबर क्वेश्चन आपका, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह है। प्रोपेनॉल में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह है तो बॉन्ड OH। क्या है? बॉन्ड OH। चलिए, C6H6 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 78। द्रव्यमान मतलब उसका भार। CH यानी कि बेंजीन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 78 होता है। कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। याद रखिएगा, कार्बन का 12 होता है। ठीक है, आज हम क्या किए? 100 प्रश्न कर चुके हैं। 100 प्रश्न कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग का प्रश्न क्या है? प्रश्न हम लोग नहीं करेंगे। अब अगला आपको प्रश्न नहीं होगा, आगे हम आपको कुछ बता रहे हैं, समझिएगा। ठीक है, अब आपका प्रश्न खत्म हो गया 100 तक। आप इसको बहुत अच्छा से याद कीजिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में आज आपका खत्म हो गया है ना। एक वीडियो और आएगा जो 100 उसमें होगा, 100 150 होगा आपका 250। केमिस्ट्री में पूरा फुल केमिस्ट्री के एक भी प्रश्न छूटेगा, बस मात्र उसको वीडियो को 2-3-4 बार आप लोग क्या कीजिए, देखिए। और उसके बाद और इसका पीडीएफ फाइनल पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसमें SMS ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम पे सर्च कीजिए और आपको पैनल पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, SMS ऑनलाइन क्लासेस पर सर्च कीजिए तो आपको क्या पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, आपको हम बताते हैं कुछ एग्जाम के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, इस मंथ के आज हो गया आपका वही 20 तारीख हो गया। इस मंथ के 10 दिन बचा। इतना इस मंथ के 10 दिन बचा और मान के चलिए जनवरी 30 दिन है। बस इतना ही एक्यूरेट टाइम है। 30 डेज है ना। सॉरी, सीधा समझिए ना, क्या है? 10 दिन और 30 दिन है तो क्या हो जाएगा? 40 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 दिन आपका समय है। 40 दिन में आपका पता होगा कि आपको केमिस्ट्री पूरा ध्यान देना है, फिजिक्स पूरा ध्यान देना है ना। और बायोलॉजी भी, बायोलॉजी और सोशल साइंस का सब्जेक्ट देखिए आपको। सोशल साइंस होता है पहले हिस्ट्री, जियोग्राफी होता है, इकोनॉमिक्स होता है और सिविक्स होता है, पॉलिटिकल जिसको कहते हैं। सिविक्स डिजायर मैनेजमेंट आपदा प्रबंध होता है, जियोग्राफी के अंदर ही आता है। अब इस दो को सब्जेक्ट में कितना हो जाएगा आपको? 4-3-7 को। ऊपर से मैथ को ध्यान देना है। ठीक है, मैथ को, और ऊपर हिंदी हो जाएगा आपका और संस्कृत हो जाएगा, है ना। तो 7 गो या 3 गो 10 गो सब्जेक्ट आपको 40 दिन में पूरा करना है। कैसे कीजिएगा आप लोग? तो क्या कीजिए, आप लोग गौर से पढ़ाई कीजिए, एकदम कम समय बच गया है। देखिए, अंत भला तो सब भला, बुजुर्ग आदमी ठीक ही कहते हैं, अंत भला तो सब भला। लेकिन हम देखने को मिलता है हम लोगों को कि जो बच्चा शुरू से जितना मेहनत करके आता है, जितना संघर्ष करते हुए आता है, बहुत अच्छा से पढ़ाई करता है, उतना लास्ट में आके पढ़ाई सत्य में नहीं करता है। लास्ट समय में बच्चा सब हिम्मत हार जाता है, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए और लास्ट टू लास्ट तक युद्ध लड़ना चाहिए। आप लोग रामायण देखे होइएगा तो उसे समझ सकते हैं, क्योंकि रावण को भी पता था कि हम राम के हाथ क्या हो जाएंगे? पराजित हो जाएंगे, मारे जाएंगे, है ना। लास्ट समय तक, मतलब वो शुरू में ही जानते थे, लेकिन क्या हुए, अपने मान सम्मान को बचाने के लिए, अपने राजपाट को बचाने के लिए लास्ट तक ले क्या हुए? लड़ते रहे। जब तक वो स्वयं युद्ध में पराजित न हो गए, हार न गए, मर न गए, तब तक वो युद्ध लड़ते रहे। तो उसी तरह से अपने लक्ष्य के पीछे लगे रहिए। कम से कम आपका यही 30-40 दिन आपका रिजल्ट का रात होगा, बस यही। अब देखिए, जो रात में विद्यार्थी 11-12 यानी कि 11 बजे तक नहीं पढ़ेगा, 5 बजे से लेकर 11 बजे तक नहीं पढ़ेगा, तो विद्यार्थी का नंबर नहीं आएगा। ठीक है, और सवेरे वाला क्लास है, भोरवा वाला में, तो 2 बजे से उठकर पढ़ाई करना पड़ेगा, तब जाकर सपना पूरा होगा, तब मम्मी पापा को खुश कर पाएगा और सपना होगा पूरा। ठीक है, अगर नहीं तो बस अपने टारगेट से जितना अपने मन में सोचे कीजिएगा, रिजल्ट उतना नहीं आएगा। ठीक है, हम लोग को कहना है कि आप लोग जो भी मम्मी पापा के 400 है ना, 400 या 500 कोचिंग फीस देते हैं, तो क्या है, मम्मी पापा खून पसीना की कमाई देता है। आप लोग कहते हैं कि कहाँ सर, खून पसीना की कमाई नहीं होता है, लेकिन हकीकत आप काम पे जब जाने लगिएगा, हकीकत काम पर जाइएगा ना, तो एक दिन में कम से कम कितना कतरा खून बह जाता है। ऐसा कोई दिन होगा कि उनको चोट नहीं लगता होगा, चाहे उनको खून नहीं बहता होगा, पसीना नहीं आता होगा, तो यही है खून पसीना की कमाई। ठीक है, तो उनको अच्छा से आप लोग यूज कीजिए, क्योंकि आपको भी पता है मम्मी पापा पढ़ा रहे हैं, तो अच्छा से पढ़िए ना। एक कहावत हम शुरू से कहते आए हैं, आज भी कह देते हैं, जातों का मैली भातों न खैली, है ना। जात भी गमा रहा है, मान कि पढ़ रहे हैं, तो ये तो सब कोई जान रहा है कि लेकर पढ़ रहा है। अगर रिजल्ट नहीं आया तो उसका अर्थ हो जाता है भातों गमा दिए, जात तो कमाइबे किए और भातों नहीं मिलता है। तो इसे आप लोग समझिए। ठीक है, मेरा कहना है, जब फर्स्ट डिवीजन करना रहता है तो घर से आप बैठ के भी फर्स्ट डिवीजन कर सकते हैं, लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं तो पूर्ण तरीका से पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, है ना। और सबसे बड़ी बात, विद्यार्थी को टॉप लाना होता है पहले, उसका अपना पढ़ाई अलग होता है, टीचर का पढ़ाई अलग होता है। यानी कि मेहनत हालांकि टीचर पूरा जोर शोर के साथ करते हैं, लेकिन क्या है, उनका पढ़ाई देखिए अलग। कुछ आप चाह रहे हैं, सभी बच्चा से अलग चाह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अपना से अलग करना ही पड़ेगा।
तो वो अपना से कुछ बुक पढ़े और ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दे, सब्जेक्टिव पर ध्यान दे। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि बिहार बोर्ड को हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव से ही रिजल्ट ज्यादातर मिलता है। जिस बच्चे का ऑब्जेक्टिव अगर हर एक सब्जेक्ट में, जैसे कि मैथ है तो मैथ में आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव की तरह रहता है, तो मैथ में आपको ऑब्जेक्टिव क्या करना पड़ेगा, 48-49 करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव में, तब जाकर सब्जेक्टिव आपका 45 कम से कम ऐड होगा, तब आपका नंबर हो जाएगा, बहुत अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, 96-97 नंबर आएगा। तो इस अनुसार से आप कीजिए। हिंदी संस्कृत बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, उसको बार बार आप लोग पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, और मैथ पर भी ध्यान दीजिए। और उसके बाद रह गई सोशल साइंस और क्या कहते हैं साइंस। तो सोशल साइंस और साइंस का हम पूरा क्लास करवा रहे हैं, आपको कहिएगा तो जो भी क्लास पे कहिएगा तो वीडियो बन जाएगा, आप लोग देखते रहिए। अब हम क्या कराएंगे, कुछ ही समय में एक सरस्वती कवच लाएंगे आपके साथ, जो उसमें आपको मात्र 200 प्रश्न करवाएंगे, 200 या 250 प्रश्न करवाएंगे, मात्र आप उसको देखते रहिएगा। देखिए इतना तो बच्चा कमजोर नहीं होता है, इतना बच्चा कमजोर नहीं होता है कि उसको ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा और कम से कम सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वो बार बार पढ़ते रहेगा, देखते रहेगा। तो ऐसा थोड़ी ना है कि कुछ समय से मतलब उसको ध्यान में नहीं रहेगा, हमेशा पढ़ते रहेगा तो कुछ ना कुछ ध्यान में रहबे करेगा और जाके लिख ही देगा एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, ध्यान रखिए। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर फर्स्ट डिवीजन पढ़ना रहता तो बच्चा अपने से ही मेहनत करके पढ़ना रहता। तो इसलिए कहावत भी चलता है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक है जिन्हें छत तक जाना है, मेरा मंजिल तो आसमान है, रास्ता खुद बनाना है। तो आप अपने से रास्ता खुद बनाइए। ठीक है, रास्ता अपने आप बनाइए, ताकि गाँव समाज में नाम हो। और ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपसे। तो केमिस्ट्री का आज कितना हुआ है, 100 प्रश्न हुआ है। कितना, 100 प्रश्न हो गया है, 100 क्वेश्चन हुआ है। कल जो भी बचा है 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन, उसको हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे। और नेक्स्ट डे क्या लाएंगे, फिजिक्स के लाएंगे या ज्योग्राफी के लाएंगे, एक सोशल साइंस और एक साइंस का करवाएंगे। पहले ये क्या हो गया, सबसे इसमें साइंस में माना जाता है थोड़ा सा टॉप केमिस्ट्री होता था, केमिस्ट्री का हम ऑब्जेक्टिव खींच लिए। और इसके बाद ज्योग्राफी के सोशल साइंस में खींचेंगे, उसके बाद क्या फिर साइंस में आकर फिजिक्स या बायोलॉजी बायोलॉजी के खींचेंगे, उसके बाद क्या, उसके बाद हिस्ट्री के खींचेंगे। ऐसे करके हम 4 से 5 7 दिन में ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर करवाएंगे। और उसके बाद सब्जेक्टिव पर फिर खाली ज्यादा सब्जेक्टिव पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छा से पढ़ाई करके अच्छा से रिजल्ट लाइए। और ठंडा में इधर उधर मत घूमिए, बहुत ज्यादा ठंडा है। ठीक, क्योंकि ठंडा से आदमी का मौत भी तक हो जाता है। ठीक, तो क्या कीजिए आप लोग, आज के इस क्लास में आप लोग जो भी कुछ समझे होइएगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके साथ अनेक बच्चा भी मिल के पढ़े। और इस बात पे ध्यान दीजिएगा, आपको बस इतना ही पढ़ना है, अंत भला तो सब भला। ठीक है, चलते हैं। चलिए आज के इस लास्ट वीडियो